हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध। इस टॉपिक पर आधारित हमारी टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम पीवाईक्यू प्लस संभावित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से 20 तक सवालों के बारे में व्याख्या से चर्चा की है, और इस पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। अंकटाड ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ाया है या प्रोत्साहित किया है। अंकटाड ने किसको बढ़ाया या किसको प्रोत्साहित किया है? विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युद्ध से बचाव, एनपीटी से संबंधित कार्य। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है अंकटाड ने। इसकी स्थापना 1964 में हुई, 1964 में। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। वृहद स्तर पर विकास चुनौतियों से निपटने के लिए विकल्पों को समझना, यह कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में लाभकारी एकीकरण प्राप्त करना अंकटाड का मुख्य उद्देश्य है। अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाकर उन्हें वस्तुओं पर कम निर्भर बनाना, यानी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाकर उन्हें वस्तुओं पर कम निर्भर बनाना, यह कार्य भी अंकटाड के द्वारा किए जाते हैं। अंकटाड 1964 में यूएन महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। यूएन महासभा द्वारा स्थापित कैसा निकाय है? एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड यूएन सचिवालय का हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है। यह है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है, यानी अपने जो कार्य किया है उसकी रिपोर्ट यह है महासभा को देता है, और इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को यह अपनी रिपोर्ट पेश करता है, उसको सौंपता है। लेकिन इसकी अपनी सदस्यता है, यह पूर्ण रूप से यूएनओ पर निर्भर नहीं है। इसका अपना नेतृत्व, लीडरशिप है, और इसका अपना अलग बजट है। इस प्रकार भी सवाल आ सकते हैं कि अंकटाड की अपनी सदस्यता नहीं है, अंकटाड का अपना नेतृत्व नहीं है, अंकटाड यूएनओ के बजट पर निर्भर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भाग है। इस प्रकार के गलत और सही कथन वाले सवाल भी आ सकते हैं। तो अंकटाड संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक भाग है। इसकी अपनी सदस्यता है, इसका अपना नेतृत्व है, इसका अपना बजट है, इसका अपना हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1964 में महासभा द्वारा की गई थी, और एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 22 नंबर। यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि उत्तर शीतयुद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन नेम अभी भी प्रासंगिक है, और यह कारण दे रखा है कि निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा इस 22 नंबर सवाल का राइट उत्तर?
तो ऑप्शन आपका टू राइट होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन टू राइट होगा कि उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है। यह बात बिल्कुल सही है। निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे, यह बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन नेम अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसे अब असुरक्षा उभयपास के तहत आतंकवाद, अतिवाद तथा अन्य आंतरिक सुरक्षा से निपटना है। इसलिए और ऐसी की भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती है कि विकासशील राष्ट्र विश्व व्यवस्था में प्रमुख स्थिति में होंगे, क्योंकि भारत और चीन उसी की ओर अग्रसर है। ट्वेंटी 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय देशों का संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है शांति और सहयोग पर। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, शांति और सहयोग पर। सार्क की स्थापना 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए की गई थी और 7-8 दिसंबर, मुख्य रूप से 8 दिसंबर को 1985 को ढाका में दक्षिणी एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ और वहां पर सार्क की स्थापना होती है। ये देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये 7 देश इसके संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। सार्क के संस्थापक देश कहलाते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। जबकि 2007 में अफगानिस्तान शामिल हो गया था सार्क में, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 8 हो गई और वर्तमान में यह 8 देशों का एक संगठन है। अगला सवाल 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंधों का मार्ग अपनाया है। कारण कह रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया। फिर आपको सही कोट का चयन करना है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, ए सही परंतु आर गलत है। भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंधों का मार्ग अपनाया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया, ये बात बिल्कुल गलत है। चीन पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध नहीं करता, उसका समर्थन करता है। अगला सवाल 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखिए। भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखिए या व्यवस्थित कीजिए। दलाई लामा का भारत में प्रवेश, भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, पंसिल एग्रीमेंट, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीनी यात्रा। इनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर?
या क्रम दे रखे हैं आपके, 1 नंबर है और 2 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर है। दलाई लामा का भारत में प्रवेश कब हुआ? 1959 में। भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना 1949। पंसिल एग्रीमेंट 1954। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीनी यात्रा 1988। इस प्रकार सबसे पहले ऑप्शन 2 आएगा, फिर आएगा आपका 3, फिर 1 और फिर 4। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यानी कि दलाई लामा का भारत में प्रवेश 1959 में हुआ, भारत द्वारा चीन को मान्यता दी गई 1949 में, और पंसिल एग्रीमेंट 1954, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीनी यात्रा 1988। इस प्रकार ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ट्वेंटी 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम पहचानिए। मार्टिस ट्रिटी, एनपीटी ट्रिटी, बेलग्रेड परिषद और सॉल्ट, इनको आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मार्टिस संधि जो कि यूरोपीय संघ की स्थापना करती है, यह संधि कब आई? यह 1992 में आई। एनपीटी 1968। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस यानी कि बेलग्रेड जो शिखर सम्मेलन हुआ वो आपका 1961 में। और साल्ट, यह ट्रीटी आती है यूएसए और यूएसएसआर के मध्य 1972 में। इस प्रकार सबसे पहले होगा आपका बेलग्रेड, जहां पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन हुआ 1961, पहले 3 आएगा, फिर आएगा एनपीटी, यह संधि 1968 में साइन हुई और लागू 1970 में होती है। और उसके बाद आएगा आपका साल्ट, यह ट्रीटी यूएसए और यूएसएसआर के मध्य हुई 1972। और उसके बाद आएगा आपका मार्टिस ट्रीटी। ऑप्शन आपका 3, 2, 4, 1 हो। ऑप्शन बी राइट होगा। इस प्रकार आप इन घटनाओं को समझकर इस प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। एनपीटी 1968 में साइन हुई, लेकिन लागू इसकी हुई 1970 में। मार्टिस 1992। सॉल्ट ये आपकी 1972 में हुई। और साल्ट जो सेकेंड है ये आपकी 1979 में होती है। साल्ट सेकेंड, ये है साल्ट फेस्ट। एक आती है स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2। स्टार्ट 1 1991 और स्टार्ट 2 1993। और इसके अलावा न्यू स्टार्ट 2010 में साइन हुई और 2011 से शुरू हुई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा।
27 नंबर, जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी विचारधारा या उनकी पुस्तकें या उनके सिद्धांत दे रखे हैं। मॉर्गेनथाउ की हमें पुस्तक है ध्यान में, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948 में आती है। ये आपका 3 से सुमेलित होगा। अब आप ऑप्शनों को काट सकते हैं, आपको एक पता है क्योंकि ए में 3 या नहीं है और इस ऑप्शन में ए में 3 नहीं है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी और सी में से ही राइट होगा। तो यहां आप सकते हैं कि सी में 2 आ रहा है और यहां भी सी में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहां भी सी में 2 आना चाहिए। केनेथ वॉल्टेज, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक है केनेथ वॉल्टेज की, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि संरचनात्मक यथार्थवाद का वर्णन करते हैं। नव यथार्थवाद से जुड़े हुए विद्वान है केनेथ वॉल्टेज। फिर रहा E.H. कार की प्रसिद्ध पुस्तक है 20 ईयर क्राइसिस, 20 ईयर क्राइसिस E.H. कार की प्रसिद्ध रचना रही है। यह आपकी बी आपका 4 से सुमेलित होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन आपका सी राइट होगा। और डी थॉमस सेलिंग, संघर्ष की युक्ति, द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं थॉमस सेलिंग, टी सेलिंग। इस प्रकार ये सुमेलित होंगी कि मॉर्गेनथाउ पॉलिटिक्स अमंग नेशन, E.H. कार 20 ईयर क्राइसिस, केनेथ वॉल्टेज द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत, थॉमस सेलिंग संघर्ष की युक्ति, द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। थॉमस सेलिंग सौदेबाजी के सिद्धांत से भी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार सी राइट होगा 27 नंबर सवाल का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम को पहचानिए। इन निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको पहचानना है। सोवियत यूनियन का टूटना, नेम की स्थापना, नाटो की स्थापना और इंडियन ओशन ड्रीम की स्थापना। सोवियत यूनियन का टूटना यानी सोवियत संघ का पतन कब हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए, होता 1991 में, 1991 में। नेम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961। नाटो की स्थापना 1949। इंडियन ओशन ड्रीम की स्थापना 1997। सबसे पहले आएगा आपका नाटो, 3 नंबर ऑप्शन। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, और ऑप्शन आपका डी राइट होगा। फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर और लास्ट में इंडियन ओशन ड्रीम, IOR। इस प्रकार इन घटनाओं का कालक्रम रहेगा। आसियान की स्थापना 1967 में, 1967 में। सार्क की स्थापना 1985 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 29 नंबर, यहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस,
पुतिन, जवाहरलाल नेहरू। तो यानी ये आपका 4 से सुनित होगा। भारत की विदेश नीति के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रथम विदेश मंत्री भी रहे। और रूस से जुड़े हुए पुतिन, व्लादिमीर पुतिन का संबंध किससे? रूस से। और पंचशील सिद्धांत, यह भारत और चीन के मध्य हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट 1954 में। भारतीय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रमुख चाउ एन लाई के मध्य। और आजाद हिंद फौज का संबंध सुभाष चंद्र बोस से। इस प्रकार ए में 4 होगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। बी में 3, सी में 2 और डी में 1। अगला सवाल 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जहां आप लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमिलित करना है। ऑप्शन ए है कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। गेट की फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये आपका 4 से सुमिलित होगा। गेट की स्थापना 1948 में होती है और यह डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती संगठन है। डब्ल्यूटीओ गेट का उत्तराधिकारी है। डब्ल्यूटीओ मराकेश एग्रीमेंट से 1 जनवरी 1995 से कार्य करना आरंभ करता है। इससे पूर्व गेट नामक संस्था थी। फिर है सार्क, साउथ एशियन नेशन। ये आपका 4 से और बी आपका 1 से होगा। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन स्टेट, सी आपका 3 से। और ट्रिप्स, यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है, ट्रिप्स। और ट्रिप्स मुख्य रूप से डब्ल्यूटीओ से भी संबंध रखता है। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है। यहां भी आपको घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कैंप डेविड घटना, माइलाई जंसार, इराक द्वारा कुवैत पर हमला, सेंट पीटर्सबर्ग में G20 का शिखर सम्मेलन। ये PYQ है। इस प्रकार के सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कैंप डेविड घटना 1978 की है। माइलाई जंसार वियतनाम 1968 का है। इराक द्वारा कुवैत पर हमला 1990 और सेंट पीटर्सबर्ग में G20 का शिखर सम्मेलन 1985। सबसे पहले आएगा माइलाई जंसार 1968 वियतनाम, पहले 2 आएगा। तो यहां ऑप्शन किस में है? 2 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। फिर आएगा आपका कैंप डेविड, तो ऑप्शन सी में ये है। और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन 1985 और उसके बाद इराक द्वारा कुवैत पर हमला। पहले G6 था, G6 के बाद में कनाडा इसमें शामिल हुआ 1976 में, तो ये बन गया आपका G7। और फिर बाद में रूस इसमें शामिल होता है, तो उसके बाद में G8 बन जाता है। और फिर 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण रूस की सदस्यता निलंबित कर दी जाती है, रूस इससे बाहर हो जाता है और फिर G7 का समूह बच जाता है।
32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत ने चीनी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना कब की? भारत ने चीनी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना कब की? 1950, 1951, 1952, 1953। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका एक राइट होगा। 1 अप्रैल 1950 को भारत ने चीनी गणराज्य के साथ राजनीतिक संबंधों की स्थापना की और भारत ऐसा करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था और भारत ने सबसे पहले चीन को मान्यता दी थी राष्ट्र के रूप में। भारत ने 1 अप्रैल 1950 को चीनी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की। भारत चीनी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था, गैर समाजवादी देश था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1954 में चीन का दौरा किया और इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध होता है और भारत और चीन के मध्य संबंधों में जो संबंध अच्छे थे 1954 में बने थे पंचशील समझौते के द्वारा, उन संबंधों में खराट आ गई, खाई पैदा हो गई और उसके बाद भारत और चीन के मध्य संबंध सही नहीं रहे। 1959 में दलाई लामा की भारत यात्रा, उससे और संबंधों में खाई पैदा हुई और उसके बाद धीरे धीरे 1986 में जब राजीव गांधी जी चीन का दौरा करते हैं और भारत और चीन के मध्य संबंधों में सुधार आता है और फिर पीवी नरसिम्हा राव, भारतीय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की 1993 में और एलएसी को लेकर एग्रीमेंट किया, एलएसी। जबकि एलओसी है आपकी पाकिस्तान से संबंधित, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है उसको एलओसी कहते हैं। जबकि भारत और चीन के मध्य उसको एलएसी कहते हैं। अब एलओसी और एलएसी में आप कभी कभार भूल जाते हैं तो आप समझिए पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, या आपको ओ दिखाई दे रहा है पीओके, एलओसी, इस प्रकार आप ओ से ओ को मिला सकते हैं और आप याद कर सकते हैं कि एलओसी का संबंध भारत और पाकिस्तान से है, जबकि एलएसी का संबंध भारत और चीन से है। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है, एलओसी किन दो देशों के मध्य है? तो यह है पीओके यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, एलएसी है भारत और चीन के मध्य। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 33 नंबर। जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन एक कह रहा है कि अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त है। कारण कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षा, आजादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, 1, 2, 3, 4। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकासशील देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त है, अविकसित देश, ये बात बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षा, आजादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। अगला सवाल 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा?
वुडरो विल्सन, हंस जे मोर्गेंथाउ, इवांस और न्यूहाम, केनेथ वॉल्टेज। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। हंस जे मोर्गेंथाउ का ये कथन है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 महत्वपूर्ण रचना। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 की है, जिसमें वो कहते हैं कि मानव स्वभाव स्वार्थी है, लालची है और सत्ता का लोभी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात हंस जे मोर्गेंथाउ कहते हैं, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं। हंस जे मोर्गेंथाउ, जिन्होंने यथार्थवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। केनेथ वोल्टेज, यह है संरचनात्मक यथार्थवाद, स्ट्रक्चर रियलिज्म, न्यू रियलिज्म की बात करते हैं, नव यथार्थवाद से जुड़ी हुई। वुडरो विल्सन प्रमुख आदर्शवादी विचारक है, अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति रहे। वुडरो विल्सन ने शांति की 14 धाराओं का सिद्धांत दिया है। विश्व शांति की 14 धाराओं का प्रतिपादन किया। राष्ट्रसंघ की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा है। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 35 नंबर है। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम हैं किसमें? द्विध्रुवीय संसार में, एक ध्रुवीय संसार में, बहुध्रुवीय संसार में, अराजकता में। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। शीत युद्ध के खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उस वक्त विश्व था एक ध्रुवीय संसार, केवल अमेरिका ही सर्वशक्तिशाली था, महाशक्ति। ऑप्शन सी राइट होगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बहुध्रुवीय विश्व में हैं। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम एक ध्रुवीय संसार में हैं। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। प्रत्येक महाशक्तियां अपने अपने खेमे में अन्य सहयोगी राष्ट्रों को शामिल कर रही थी। शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद की बात करता है, तब हम एक ध्रुवीय संसार में ही रह रहे थे। लेकिन वर्तमान में हम वैश्विक परिदृश्य है जो बहुध्रुवीय संसार में है। इसमें शक्ति के अनेक केंद्र है वर्तमान में। अगला सवाल 36 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यह किसने कहा दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है? हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। यह कथन किस विद्वान का है? महात्मा गांधी, मोर्गेंथाउ, हेनरी किसिंजर, वुडरो विल्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह किसने कहा कि दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम मानवता के अधिकारों की समर्थक है? यह प्रसिद्ध कथन है वुडरो विल्सन का, प्रमुख आदर्शवादी विचारक वुडरो विल्सन। ऑप्शन डी राइट होगा। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। 1887 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे। इन्होंने शांति की 14 धाराओं का प्रतिपादन किया है और राष्ट्रसंघ की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा है। अगला सवाल 37 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। 4 कथन आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। 1, 2, 3, 4। पहला कथन कह रहा है कि 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन जनवादी गणराज्य के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी ब्लॉक का देश बना। ऑप्शन 2 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने अक्टूबर 1956 में चीन का दौरा किया। ऑप्शन 3 कह रहा है कि हालांकि 1962 में भारत चीन सीमा संघर्ष संबंधों के लिए एक गंभीर आघात था, परंतु प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 1988 में महत्वपूर्ण यात्रा से
द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के चरण की शुरुआत हुई? ऑप्शन 4 कह रहा है कि 1993 में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की चीनी यात्रा के दौरान भारत सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति एवं अमन चैन बनाए रखने के लिए करार पर हस्ताक्षर ने द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती स्थिरता एवं महत्व को प्रतिबिंबित किया। इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। प्रधानमंत्री नेहरू ने अक्टूबर 1956 में चीन का दौरा किया। अक्टूबर 1956 में नहीं, अक्टूबर 1954 में, अक्टूबर 1954 में उन्होंने चीन का दौरा किया था। बाकी कथन बिल्कुल सही है। में प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव की चीनी यात्रा के दौरान भारत सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति एवं अमन चैन बनाए रखने के लिए करार पर हस्ताक्षर ने द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती स्थिरता एवं महत्व को प्रतिबिंबित किया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किस भारतीय प्रधानमंत्री की चीनी यात्रा के दौरान 21वीं शताब्दी के लिए एक साझा विजन शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया? इस भारतीय प्रधानमंत्री की चीनी यात्रा के दौरान 21वीं शताब्दी के लिए एक साझा विजन शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप किसी भी प्रश्न को उत्तर देने से पहले अपने मन में उसका उत्तर का चयन जरूर करें। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में चीन का दौरा किया और उस वक्त यह संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए एक साझा विजन भारत और चीन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मनमोहन सिंह ने 2013 में भी चीन का दौरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में चीन का दौरा किया। राजीव गांधी जी ने 1988 में चीन का दौरा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अक्टूबर 1954 में चीन का दौरा किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में चीन का दौरा किया। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2008 में चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान 21वीं शताब्दी के लिए एक साझा विजन शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया था। कब? 2008 में। जब चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने दिसंबर 2010 में भारत के दौरे पर आए थे, तब दोनों पक्षों ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यात्रा के वार्षिक आदान प्रदान के तंत्र को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रियों के बीच यात्रा के वार्षिक आदान प्रदान के तंत्र को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की 2010 में, जब चीन के प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ भारत आए थे। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चीन की यात्रा की और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की 2005 और 2010 में भारत की यात्रा। राष्ट्रपति हू जिनताओ की 2006 में भारत यात्रा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2008 और 2013 में चीन की यात्रा। प्रधानमंत्री ली केकियांग की 2013 में भारत यात्रा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2014 में भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2015 में चीन यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारत चाइना संबंधों में। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा से पूर्व चीनी जनता से जुड़ने के लिए अपना स्वयं का वीबो हैंडल शुरू किया? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। क्या होगा 39 नंबर सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 से 16 मई 2015 के दौरान चीन का 3 दिवसीय राजकीय दौरा किया।
इस यात्रा से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की जनता से जुड़ने के लिए अपना स्वयं का वीवो हैंडल शुरू किया था। इस यात्रा के ब्यौरे को सबसे पहले इस वीवो हैंडल के माध्यम से आम जनता के साथ साझा किया गया। तब से यह हैंडल चीन के नेटिजनों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। तो वीवो हैंडल का संबंध मोदी जी से है, जो चीन की यात्रा से पूर्व जारी किया गया था। इस प्रकार के सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, तो आपको इन सवालों का ट्रेंड भी ध्यान होना चाहिए। 40 नंबर सवाल है, गलवान घाटी विवादित क्षेत्र किन देशों के मध्य है? भारत चीन, चीन पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, भारत और चीन के मध्य है। मई जून 2020 में गलवान घाटी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य हिंसक झड़पें हुई, उसको लेकर यह विवाद उपजा था। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी भारत और चीन के मध्य विवाद है। अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर भी भारत और चीन के मध्य विवाद है। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। तो इस प्रकार हमने 500 टॉप सवालों की श्रृंखला में 40 सवालों तक चर्चा हमने की है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।